डिटर्मिनर्स पढ़ना है। जब क्वेश्चन बनाने लगते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। डिटर्मिनर के डिफिनीशन में कभी फंसते हो तो कभी डिटर्मिनर के काइंड्स में फंसते हो, कभी फ्यू द फ्यू में फंस जाते हो तो कभी लिटिल लिटिल द लिटिल में फंस जाते हो, कभी मच और मेनी के डिफरेंस को समझ नहीं पाते हो तो कभी इच और एवरी में जाके फंस जाते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती है ना। तो चलो आज हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाएगा। और चाहे आप किसी बोर्ड के एग्ज़ाम को देने वाले हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने वाले हो, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होंगे, उसमें कोई भी समय नहीं लगेगा। तो चलो इसको स्टेप वाइज समझते हैं। फर्स्ट, डिटर्मिनर्स होता क्या है। तो अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। हमेशा याद रखोगे, व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। यानी हम क्या बोले तो डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम किसी नाउन के पहले करेंगे। यहाँ देखो ध्यान देना, जिसका यूज हम किसी नाउन के पहले करते हैं। किस लिए? तो ये दिखाने के लिए कि नाउन का यूज हो कैसे रहा है। क्लियर हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, शी हैज सम मिल्क, यानी उसके पास कुछ दूध है। तो यहाँ पर सम क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन आया है और ये नाउन के बारे में बतला रहा है। जैसे शी हैज मेनी पेन्स, यानी उसके पास बहुत सारी कलमें हैं। ये क्या है? मेनी डिटर्मिनर है क्योंकि इसके बाद पेन्स क्या आया है? नाउन आया है और ये पेन्स के बारे में बतला रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डिटर्मिनर के डिफिनीशन को और डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल को भी समझ गए हैं। एक और प्रॉब्लम आपको आता होगा कि क्या जितने भी वर्ड्स डिटर्मिनर्स में आते हैं क्या वो सिर्फ डिटर्मिनर ही होते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ और भी होते हैं। तो चलो समझते हैं। जैसे यहाँ दिस है, तो दिस के बाद यहाँ नाउन आया है, नाउन यानी पेन आया है जो कि नाउन है, तो यहाँ पर दिस डिटर्मिनर हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो तो दिस के बाद जो है सो इज वर्ब आया है, यानी दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर ये दिस डिटर्मिनर नहीं हुआ। यानी एक ही वर्ड कभी डिटर्मिनर हो सकता है और कभी डिटर्मिनर नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके यूज पर। जैसे दिस के बाद नाउन आया है तो दिस डिटर्मिनर हुआ और थर्ड क्वेश्चन में दिस के बाद नाउन नहीं आया है तो यहाँ पर दिस डिटर्मिनर नहीं हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम क्या बताए थे डिटर्मिनर में कि ये बतलाता है कि नाउन का यूज कैसे हो रहा है। तो ये नाउन के बारे में क्या क्या बतलाता है? नाउन के बारे में बतलाता है कि कितना है। डिटर्मिनर्स 3 चीज़ें बतलाता है। कोई भी चीज़ नाउन के बारे में 3 जानकारी देता है। जैसे कितना है यानी हाउ मच, किसका है यानी हुज, कौन सा है यानी हुइच, कौन सा है यानी हुइच। 3 चीज़ें बतलाता है। तो चलो फर्स्ट को समझते हैं। कितना है यानी हाउ मच या हाउ मेनी। जैसे शी हैज सम मिल्क, यानी उसके पास कुछ दूध है। तो कितना दूध है? कुछ दूध है। यहाँ पर सम का मतलब क्या हो गया? कुछ। ठीक है, फिर शी हैज मेनी पेन्स, यानी उसके पास बहुत कलमें हैं या कई कलमें हैं। तो कितने कलमें हैं? कितने कलमें हैं? तो उसके पास बहुत सारे या कई कलमें हैं। फिर क्या बतलाता है कि किसका है। किसका है क्या होगा? दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। यहाँ पर माई जो है ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि कलम किसकी है? तो मेरी है। यहाँ पर योर अगर होता तो तुम्हारी है, हिज होता तो उसकी है, योर होता तो तुम्हारी है, इट्स होता तो इसकी है। ठीक है, फिर डिटर्मिनर क्या बतलाता है? कौन सा है यानी व्हिच, कौन सा है यानी व्हिच। तो जैसे क्या है कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। दिस पेन इज माइन, तो कौन सी कलम तुम्हारी है? तो यह कलम। कौन सी कलम? तो यह कलम तो मेरी है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर क्या बतला रहा है? व्हिच यानी कौन सा। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो है आपका काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स आप हमेशा याद रखिएगा, हम डिटरमिनर्स बोल रहे हैं, डिटरमाइनर नहीं बोल रहे हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 7 काइंड्स होता है। फर्स्ट है आर्टिकल यानी ए एन एंड द, ठीक है। हम इसका जो है सो आपको स्क्रीन शॉट दे देते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर लगा देते हैं। आप इसको स्क्रीन शॉट करके जो है सो अच्छे तरीके से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हो गया आर्टिकल यानी ए एन एंड द। सेकेंड हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव्स यानी माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। थर्ड हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी दिस, डैट, दिस एंड दोज। फोर्थ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, हाफ। फिफ्थ हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी व्हाट, व्हिच एंड हुज। यहाँ पर थोड़ा सा जो है सो फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि WH से शुरू होने वाले सभी वर्ड्स को जो है सो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कर देते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। आप हमेशा याद रखिएगा कि मात्र 3 ही वर्ड्स हैं जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, और वो है हुज, व्हिच और व्हाट, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर जो है सो व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच ये सब कर देना है, ये नहीं करना है। मात्र 3 ही है, हुज, व्हिच और व्हाट। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा बतलाने वाला। तो इसमें आ जाएगा आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, a quantity of, much, a good deal of, a large amount of, some, any, all, a lot of, lots of, enough, no, ये सब के सब जो है सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी वैसा एडजेक्टिव्स जो संख्या बतलाता है। नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। वैसा एडजेक्टिव जो संख्या बतलाता है, जिसमें हो जाएगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, सॉरी मेनी, वन, टू, सेवरल, etc, ठीक है। इसमें भी एनी, सम, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ आता है, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स को आप समझ चुके हैं। इसको आप अच्छे तरीके से जो है सो रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपका जो है सो टॉपिक वाइज यानी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो है सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल सेम हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि इसका यूज एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह हुआ है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह हुआ है? जैसे देखिए यहाँ पर है सम, एनी, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नो, इनफ। ये सब के सब जो है सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में आता है। तो आप कैसे समझोगे कि ये कब क्वांटिटी की तरह यूज करता है और कब नंबर की तरह यूज करता है? तो जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाए यानी इस सब वर्ड के बाद सम, एनी, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नो, इनफ, इस सब के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तब ये हो जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सम वाटर या फिर एनी वाटर या फिर हम क्या बोलते हैं कि ऑल मिल्क। तो आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अगर आ जाए सम पेन्स, एनी पेन या ऑल बुक्स, इस तरह से अगर आ जाता है तो आप देख रहे हैं कि ये सब के सब PN है यानी प्लूरल नाउन है। तो जब इसके बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाएगा तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। चलिए अब आपको जो है सो थोड़ा सा हम अंतर बतलाते हैं। एग्जाम में जो है सो आपको सब ज़्यादा पूछता है और वो है आपका जो है सो सम और एनी के बीच डिफरेंस। तो चलिए नेक्स्ट आपका है सम और एनी के बीच के डिफरेंस को आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कब आप सम का यूज करेंगे, कब आप एनी का यूज करेंगे, और क्वेश्चन में तो बिल्कुल कंफ्यूज ही कर देता है। चलिए इसको स्टेप वाइज आपको समझाते हैं। फर्स्ट, सम और एनी दोनों का मीनिंग होता है कुछ या कोई, ठीक है। 4 स्टेप में इसको समझाएंगे आपको। फर्स्ट स्टेप, सम या एनी दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है।
कुछ या कोई, दोनों का मीनिंग होता है, ठीक है। यानी सम का भी मीनिंग होता है कुछ या कोई, और एनी का भी मीनिंग होता है कुछ या कोई। एक स्टेप आप समझ गए, यानी मीनिंग आप समझ चुके हैं। सेकेंड, सम और एनी दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आप समझ रहे हैं, जैसे पेन, ठीक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, पेन का प्लूरल क्या हो जाता है, पेन्स। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे वाटर या मिल्क, ठीक है। तो आप दो स्टेप में समझ चुके हैं इसको। सेकेंड स्टेप क्या था कि सम और एनी दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, ठीक है। तो दो पॉइंट आप समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं जैसे सम का यूज जो है सो प्लूरल, ये पेन्स प्लूरल हो गया, और वाटर अनकाउंटेबल के पहले यूज हुआ है। एनी का भी यूज है सो यहाँ देखिए पेन, पेन क्या है, सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, और मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हुआ है, ठीक है। और फिर एनी का यूज जो है सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हुआ है। तो आप सेकेंड स्टेप समझ चुके हैं। क्या समझे हैं कि सम और एनी दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। चलिए इसके थर्ड स्टेप को समझते हैं। सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। अफर्मेटिव किस में होता है, अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी जिसमें नोट नहीं लगा रहता है। तो इसका यूज जो है सो हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे देखिए, आई हैव सम पेन्स और वाटर, यानी मेरे पास कुछ कलमें हैं या मेरे पास कुछ पानी है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड, एनी का यूज निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे देखिए, आई हैव नॉट एनी पेन्स या मिल्क, यहाँ पर एनी का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि नोट लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। थर्ड, डू यू हैव एनी पेन और वाटर, डू यू हैव एनी पेन और वाटर, यहाँ पर एनी का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो है सो क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो थर्ड स्टेप क्या आपको बताए कि सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और एनी का यूज निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आपको दे चुके हैं। आई होप सम और एनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको तुरंत बना दोगे, कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। और चलिए फिर आपका डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मच और मेनी के अंतर को। ओके, चलिए मच और मेनी के डिफरेंस को समझते हैं। फर्स्ट, मच का भी मीनिंग होता है बहुत, और मेनी का भी मीनिंग होता है बहुत। एक डाउट आपका क्लियर हो गया, मीनिंग आप समझ चुके हैं। सेकेंड, मच जो है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी मात्रा बतलाता है, क्वांटिटी बतलाता है किसी चीज़ का। और इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। और मेनी जो है यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। वंस अगेन, मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, और मेनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। लेकिन अंग्रेज थोड़ा सा चालाक था, वो इंग्लिश भाषा में कहीं न कहीं जो है सो एक्सेप्शन भी छोड़ देता है। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। वंस अगेन, अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं।
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे आई हैव मच वाटर या मिल्क, ठीक है, यहाँ पर जैसो वाटर या मिल्क दोनों के दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए किसका यूज हुआ है, तो यहाँ पर मच का यूज हुआ है। नेक्स्ट, शी हैज मेनी पेन्स और बुक्स, तो यहाँ पर पेन्स या बुक्स ये दोनों के दोनों जो है सो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इसलिए इसके पहले मेनी का यूज हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है और मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है। लेकिन मेनी ए या एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। कैसे, जैसे मेनी अ मेन, मेनी आ आया है तो यहाँ पर मेन जो है वह क्या है, एम ए मेन है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो मेनी अ मेन वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है, मेनी अ मेन वाज प्रेजेंट देयर। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जब भी मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो कौन सा नाउन रहे, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो इसके बाद हमेशा जैसो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। और मेनी ए या एन के बाद, मेनी ए या एन के बाद जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। एस बी मीन्स क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम पढ़ाते हैं तो जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं सभी डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। कारण है कि ऑफलाइन क्लास में जैसो बच्चे तरह तरह के डाउट्स पूछते हैं तो उन सभी डाउट्स को ध्यान में रख के जैसो हम ऑनलाइन क्लासेज में वीडियो बनाते हैं ताकि आपका भी जैसो हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब सीखते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के अंतर को। इसको भी जैसो हम पार्ट वाइज सीखेंगे। जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। जैसे पेन्स, बुक्स, चेयर्स, इस तरह के प्लूरल नाउन्स का यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट समझ गए, यानी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं होगा। सेकेंड थिंग समझना है, फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, यानी फ्यू के साथ कभी भी हम नोट का यूज नहीं कर सकते हैं। यह एक निगेटिव वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नॉट मेनी या हार्डली एनी, यानी कोई भी चीज़ संख्या में बहुत कम है यानी नहीं के बराबर है। वंस अगेन आप समझ लीजिए कि फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, यानी इसके साथ हम कभी भी नोट का यूज नहीं कर सकते हैं और इसका मीनिंग होता है नॉट मेनी और हार्डली एनी, यानी कोई भी चीज़ संख्या में बहुत कम है यानी नहीं के बराबर। जैसे तुम कहते हो कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन नहीं के बराबर है, यानी रुपया, मेरे पास रुपये तो है लेकिन नहीं के बराबर हैं। मेरे पास कलमे तो हैं लेकिन नहीं के बराबर है, यानी इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। जैसे ही हैज फ्यू बुक्स, यानी उसके पास बहुत कम किताबें हैं, यानी ही हैज नॉट मेनी बुक्स या ही हैज हार्डली एनी बुक्स। जब हम कहते हैं कि ही हैज फ्यू बुक्स, इसका मतलब हो गया कि उसके पास नहीं के बराबर किताबें हैं, यानी जो किताबें हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। चलिए सेकेंड समझते हैं। सेकेंड है आपका अ फ्यू। अ फ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है। अ फ्यू क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल नंबर, यानी संख्या में थोड़ा बहुत। इसका क्या मीनिंग होता है, थोड़ा बहुत। जैसे क्या बोलते हो, आई हैव फ्यू रुपीज, यानी मेरे पास थोड़ा बहुत रुपया है, मेरे पास थोड़ा बहुत रुपया है। जैसे
ही हैज अ फ्यू बुक्स, यानी ही हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, यानी उसके पास थोड़ा बहुत, उसके पास थोड़े बहुत किताबें हैं, उसके पास थोड़े बहुत किताबें हैं। जैसे फिर थर्ड समझते हैं, ये है द फ्यू। द फ्यू मीन्स क्या होता है? फर्स्ट थिंग ये भी देखना है कि द फ्यू क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। क्या है यह? पॉजिटिव वर्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल नंबर बट ऑल दैट इज देयर, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत, यानी जो थोड़े हैं वो सब के सब, जो थोड़े हैं वो सब के सब, जो थोड़े हैं वो सब के सब। जैसे गिव मी द फ्यू रुपीज यू हैव, यानी जो कुछ भी रुपया तुम्हारे पास है वो मुझे दो। तो जो कुछ भी रुपया तुम्हारे पास है वो तो फिक्स है ना, तो वही कह रहा है कि जो कुछ भी रुपया तुम्हारे पास है वह मुझे दो। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। सेकेंड आपको समझना है कि फ्यू निगेटिव वर्ड है और ए फ्यू और द फ्यू क्या है, यह एक पॉजिटिव वर्ड है। चलिए अब हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फिर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के मीनिंग को समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। अनकाउंटेबल मीन्स जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता है, जैसे वाटर, राइस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इस सब की हम गिनती नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लिटिल क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, यानी ये साफ जाहिर है कि जब ये लिटिल निगेटिव वर्ड है तो लिटिल के साथ हम कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे। लिटिल के साथ हम कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नोट मच या हार्डली इनफ, यानी थोड़ा बहुत है लेकिन नहीं के बराबर है, यानी थोड़ा बहुत है और उससे कम चलने वाला नहीं है। जब कोई भी चीज़ कहते हो है तो, लेकिन इसको नहीं के बराबर मानो, ठीक है, तो वहाँ पर हम लिटिल का यूज करते हैं। जैसे ही हैज लिटिल वाटर, यानी उसके पास नहीं के बराबर पानी है, यानी ही हैज नॉट मच वाटर। वंस अगेन फिर समझ लो, ही हैज लिटिल वाटर मीन्स ही हैज नॉट मच वाटर, यानी उसके पास नहीं के बराबर पानी है, यानी जितना पानी है उतना पानी से काम चलने वाला नहीं है। अ लिटिल, अ लिटिल क्या है? यह एक पॉजिटिव वर्ड है। अ लिटिल क्या है? यह एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? ए स्मॉल क्वांटिटी, यानी थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, यानी मात्रा में क्या है? थोड़ा बहुत है। जैसे ही हैज अ लिटिल वाटर, ही हैज अ लिटिल वाटर, यानी उसके पास थोड़ा बहुत पानी है, यानी उस पानी से काम चल सकता है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ही हैज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। थर्ड है द लिटिल। द लिटिल भी एक पॉजिटिव वर्ड है। द लिटिल भी क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल क्वांटिटी बट ऑल दैट इज देयर, यानी जो कुछ भी है, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सब के सब, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सब के सब। जैसे गिव मी द वाटर यू हैव, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत पानी तुम्हारे पास है वो सब पानी मुझे दो। गिव मी द लिटिल वाटर यू हैव, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत पानी है तुम्हारे पास वो सब के सब पानी मुझे दो। तो आप समझ गए होंगे कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। सेकेंड पॉइंट, लिटिल एक निगेटिव वर्ड है, अ लिटिल और द लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आइदर और नाइदर के अंतर को समझते हैं, फिर वही टॉपिक वाइज समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट, आइदर और नाइदर दोनों के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। आप ऐसा नहीं करोगे कि इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज कर दोगे या अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करोगे। और अब तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ना, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या हो गए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, यानी जिससे एक वचन का बोध हो, ठीक है।
अब आइदर का मीनिंग क्या होता है? आइदर का मीनिंग होता है वन ऑफ द टू, यानी दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। जैसे दो लड़का है, एक है रामू और दूसरा है श्याम, तो तुम क्या कहते हो कि दो में से कोई एक लड़का जाएगा, दो में से कोई एक लड़का जाएगा, यानी आइदर बॉय विल गो देयर, आइदर ऑफ द टू बॉयज विल गो देयर, यानी दो में से कोई एक लड़का जाएगा, या तो रामू जाएगा या तो श्याम जाएगा। जैसे आइदर रोड इज सेफ, आइदर रोड इज सेफ, यानी दो रोड में से कोई एक रोड जो है सो क्या है? सेफ है। दो में से कोई एक रोड जो है, कोई एक रोड क्या है? सेफ है। फिर क्या हो गया? नाइदर हो गया। नाइदर क्या होता है? तो होता है नन ऑफ द टू, यानी दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं। जैसे कोई बोलता है ना कि रामू और गोपाल दोनों में से कौन जाएगा, तब कहते हो कि दो में से कोई भी नहीं जाएगा, दो में से कोई भी नहीं जाएगा, कोई एक भी नहीं जाएगा। तो क्या कहोगे? नाइदर ऑफ द टू बॉयज विल गो, नाइदर ऑफ द टू बॉयज विल गो, यानी दो में से कोई एक भी लड़का नहीं जाएगा। ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल है नाइदर रोड इज सेफ, यानी दो में से कोई भी रोड सेफ नहीं है, दो में से कोई भी रोड सेफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईच एंड एवरी। तो ईच और एवरी दोनों का मीनिंग प्रत्येक होता है, यहाँ तक तो आप भी जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि इससे आगे आपको कुछ पता नहीं होगा। चलिए आपको बतलाते हैं कि ईच और एवरी दोनों का मीनिंग होता है प्रत्येक, और इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज भी होता है। वंस अगेन, ईच या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, और इसके साथ जैसो सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है। लेकिन जब ईच या एवरी का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है, किस तरह से होता है? प्रोनाउन की तरह से होता है, तो इसके बाद ऑफ आता है, और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्लूरल नाउन का यूज होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसका वर्ड यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी एक प्रकार से आप देखोगे तो ईच या एवरी का यूज डिटर्मिनर की तरह हो तो भी, या प्रोनाउन की तरह हो तो भी, हम हमेशा जो है सो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आ गया। जैसे देखिए, ईच बॉय हैज अ पेन, ठीक है, ईच के साथ बॉय सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है, और हैज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, लेकिन ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, यहाँ पर ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज हुआ है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि ईच का यूज कब होता है और एवरी का यूज कब होता है। ठीक है, चलो इसको एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देते हैं कि अगर दो में से प्रत्येक, जैसे कि ये मात्र दो है, ठीक है, और इस दोनों में से प्रत्येक का अगर हम बोध कराएंगे तो सिर्फ ईच का यूज होगा। किसका यूज होगा? ईच का यूज होगा। लेकिन तीन या तीन में से प्रत्येक, जैसे ये देखो तीन है, ठीक है, तो ये तीन रहे या तीन से अधिक, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इसमें से प्रत्येक अगर रहे तो ईच या एवरी दोनों में से किसी का भी यूज हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक फिगर बना दिए थे, देख लो। मान लो कि ये क्या है? ये क्या है? रामू है और ये श्यामू है। तो अगर रामू और श्यामू दोनों में से प्रत्येक, यानी अगर दो ही रहे तो सिर्फ ईच का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तीन रहे, जैसे सीता हो गई, गीता हो गई, रीता हो गई, मीता हो गई, और आगे बहुत सारी होगी, ठीक है, तो उसमें से प्रत्येक अगर रहे तो ईच या एवरी दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। यही बात हम यहाँ पर लिखे हुए भी हैं कि वन ऑफ द टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक अगर रहे तो सिर्फ ईच का यूज होता है। लेकिन वन ऑफ द थ्री और मोर देन थ्री, तीन या तीन से अधिक में से प्रत्येक अगर रहे तो हम एवरी का यूज करते हैं। आई होप आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस डाउट पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इसका प्रैक्टिस है, चूँकि ये तो सब हम आपको अभी थ्योरेटिकल पढ़ाए हैं ना,
इसका जैसो हम प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करने वाले हैं, तो हो सकता है तो इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट अपलोड कर देंगे, यानी सेम वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट जैसो जोड़ देंगे। या अगर नहीं अपलोड कर सकते हैं सेम वीडियो में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर देंगे। आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि 100% आप कंफर्म हो जाइएगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।